तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, क्वाड्रेंट सिस्टम जो पढ़ा था, जो हमने रेडियन से डिग्री कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन देखा, उसके बाद हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था। क्वाड्रेंट सिस्टम में ASTC रूल पढ़ा था, उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें डिफरेंट एंगल्स को थोड़ा सा चेंज करके डिफरेंट फॉर्मूलाज निकालने वाले हैं कि वो अगर एंगल, उसमें ये पर्टिकुलर एंगल जा रहा है तो वो किस तरह से रिएक्ट होगा ASTC रूल में। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से समझ लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी, ठीक है। और ये कंपलसरी भी है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझोगे तो आगे बहुत से प्रॉब्लम्स आपके फंसने ही वाले हैं और वहाँ पे आप मिस्टेक्स भी कर सकते हो। साथ ही साथ 2 ट्रिक्स बताऊंगी, एक तो नॉर्मल इस डायग्राम को देख के किस तरह से किया जाता है इसे सॉल्व, और साथ ही साथ एक और ट्रिक बताऊंगी। तो वो दोनों ट्रिक्स आपको माइंड में रखने हैं और दोनों ट्रिक्स में से जो भी आपको एग्जाम में याद आए उसको यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ASTC रूल को थोड़ा सा माइंड में लाने की कोशिश करते हैं कि था क्या। तो यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो बाकी के जो क्वाड्रेंट्स है, ये 3 क्वाड्रेंट्स है, यहाँ पे बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका क्या होता है, तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, tan और cot को छोड़ के बाकी नेगेटिव, और cos और sec को छोड़ के बाकी नेगेटिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ASTC रूल क्या है। थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हमने। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स डालेंगे और उन एंगल्स का रिएक्शन इधर से क्या आ रहा है वो देखेंगे। तो अगर यहाँ पे मैंने -θ डाला, -θ डालने पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 0 से -θ यानी नीचे की तरफ आएंगे तभी वो -θ होगा ना। 0 से नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो लास्ट क्वाड्रेंट है इसमें आ रहे हैं। अगर लास्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी क्या होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। चलो ये भी ठीक है। एक और चीज़ आपको माइंड में रखनी है, जब आप डायग्राम देख के यहाँ पे बता रहे हो कि क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया, 0 से माइनस डिग्री किया ना, -θ किया। तो अगर हम 0 से -θ की तरफ आ रहे हैं तो ये जो है ये हमारा x एक्सिस हुआ। हम x एक्सिस का अगर रेफरेंस ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, जो फंक्शन यहाँ है वही सामने रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ sin θ, लेकिन इसके सामने प्लस आएगा कि माइनस, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ASTC रूल डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से माइनस की तरफ अगर आए और इस क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे cos और sec दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर cos और sec पॉजिटिव होते हैं तो बाकियों का क्या होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये चीज़ हमको पता है। तो साइन नेगेटिव होगा। यहाँ पे अगर ऐसा रहा तो क्या होगा देख लेते हैं, सब में ही डाल के देख लेते हैं। अगर cos -θ है तो हमें पता है कि जो cos है, sin है, tan है, cosec, sec, cot है, ये हम किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, हम x एक्सिस के ही रेफरेंस में ले रहे हैं। तो जब हमें पता है कि x एक्सिस का रेफरेंस लिया जा रहा है तो सेम ही तो रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बस वही कर रहे हैं। मैंने सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को नोट डाउन कर लिया। बस मुझे यहाँ पे साइंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे पता है कि cos और sec को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। cos और sec को छोड़ दो और बाकी सारों में नेगेटिव लगा दो। तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, -θ के लिए। तो इससे पहले हमने क्या देखा, -θ के लिए देखा। अब हम देखेंगे π/2 -θ, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 -θ करेंगे। जैसे ही π/2 -θ करेंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा। अब हम लोग किस एक्सिस के रेफरेंस से देख रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम y एक्सिस के रेफरेंस से देख रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू y एक्सिस चलना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू y एक्सिस अगर हम चल रहे हैं तो क्या होगा, चेंज फंक्शन, सीधे सीधे फंक्शन को बदलना है। साइन फंक्शन है तो उसे कॉस करना है, कॉस है तो साइन करना है, टैन है तो कॉट करना है, और कॉट है तो टैन करना है, कोसेक है तो सेक करना है, और सेक है तो कोसेक करना है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, कॉट के लिए टैन थीटा, और कोसेक और सेक, तो यहाँ पे सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो
तो ये हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पे π/2 माइनस थीटा है, यहाँ पे भी है। अब π/2 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे हमें पता है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, सब पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये इतना इजी था। लेकिन अगर यहाँ पे π/2 प्लस थीटा होता तो क्या होता, तो मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करती हूँ। अगर π/2 प्लस थीटा होता तो ये π/2 को क्रॉस कर रहा होता, यानी इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाता। ठीक है, तो ये है हमारा साइन और कोसेक का क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि साइन और कोसेक वाले जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से कौन सा है। तो हमें पता है कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं π/2 प्लस थीटा, तो किसके अकॉर्डिंग लिया है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। और जब कभी भी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया जाता है तो साइन बोल रही हूँ, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फंक्शन चेंज किया है मैंने, ठीक है, पहले ही किया था, वही वाला कंटिन्यू करते हैं। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है, टैन कॉट, कॉट टैन, और कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। तो ये मैंने चेंज किया हुआ है। अब क्या करना है, अब हमें साइन पे ध्यान देना है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन, हाँ, और कोसेक ये दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबको नेगेटिव बना देना है। ठीक है, तो कोसेक और साइन को पॉजिटिव छोड़ दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, और थोड़ा सा यहाँ पे ये जो हमने ट्रिक लगाई है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, इनको थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे दिया हुआ है कि tan π/2 प्लस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉट थीटा। और ये इतने ईजिली आपका सॉल्व होगा प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्वियसली ये जब दिया रहता है तो देख के डर लगता है, लेकिन इसे अगर हम लोग देख लें, अगर एक कोई पर्टिकुलर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इसके जैसे ही आगे भी दिख रहे हैं तो आप इजीली कैंसिल वगैरह कर सकते हो। इसलिए इसका यूज़ होता है। ये जो रहता है ये क्वेश्चंस में दिए जाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, लेकिन वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इजी होगा। अब ये जो साइन है और ये जो हमारा फंक्शन चेंज है या फिर सेम फंक्शन रखना है, ये आपको थोड़ा सा बस यहाँ से केयरफुल रहना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करना है तो एक और तरीका है, एक और ट्रिक है, वो भी देखेंगे, लेकिन थोड़े और एंगल्स देख लेते। तो अब देख लेते हैं कि अगर पाई प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा। जब कभी भी पाई प्लस थीटा कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, पाई के आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा भी देखेंगे और माइनस थीटा भी देखेंगे। अगर पाई के आगे जा रहे हैं दैट मीन्स वी आर इन विच क्वाड्रेंट, वी आर इन दिस क्वाड्रेंट टी। ठीक है, जहाँ पे टैन और कॉट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन ये पाई प्लस थीटा किया जा रहा है तो वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट एक्स एक्सिस, एंड व्हेनेवर वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप द फंक्शन सेम। ठीक है, सेम फंक्शन रखना है, एक्स एक्सिस में सेम फंक्शन रखना है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन, कॉस, टैन, तो बस उनको कॉपी कर लो। हो गया हमारा, ठीक है ना, सब कुछ वैसे का वैसा कॉपी किया, लेकिन जो चेंज होगा वो होगा साइन। यहाँ पे टैन और कॉट ही पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो टैन और कॉट पॉजिटिव है तो बाकियों को नेगेटिव कर दो, एंड हेंस वी आर डन विद दिस। तो इतना इजी है ये भी, लेकिन चलो माइनस वाला भी देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस आता है तो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे माइनस ला रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा तो डिटेल में जाना ही पड़ेगा। एक एक एंगल हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेंट पे हम लोग थोड़ा सा घूम रहे हैं, तो थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा जो है वो कहाँ पे देखा जा रहा है, वो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। और जब कभी भी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ लेते हैं फंक्शन, तो क्या करते हैं, सेम फंक्शन रहने देते हैं। तो मैंने रहने दिया सेम फंक्शन, लेकिन ये जो साइन है यहाँ पे ये चेंज होने वाला है, तो इसलिए इसको इरेज करते हैं। अब अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पाई ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, माइनस थीटा कर रहे हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर के क्वाड्रेंट में चला जाएगा जहाँ पे साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है। अगर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो बाकी के नेगेटिव है।
तो मुझे लगता है कि आपको जो ये पैटर्न है ये समझ में आ गया है, इसलिए आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपको 3π/2 माइनस थीटा के लिए निकालना है, ठीक है, ये एक होमवर्क रहने वाला है। और 3π/2 प्लस थीटा के लिए निकालना है, ठीक है, 2π माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा के लिए भी निकालना है। तो ये सारे आपके होमवर्क हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ कोसेक 2π प्लस थीटा निकालना है, आपको सबके लिए 2π प्लस थीटा निकाल रहे हो ना, सारे एंगल्स में 2π प्लस थीटा लगाओ और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 2π प्लस थीटा लगाओ। अगर 3π/2 प्लस थीटा लगा रहे हो तो सब में लगा के देखो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया इससे पहले कि सारों में मैं एक ही एंगल लगा रही थी और उसके वैल्यूज़ निकाल रही थी। बस उस सेम मेथड से एक्स एक्सिस को देखते हुए, वाई एक्सिस को देखते हुए आपको ये करना है। तो सारा मैं आपके लिए नहीं करके दे रही हूँ, कुछ आपके लिए भी छोड़ रही हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा माइंड यूज़ करो, और कुछ बाद में अगर करोगे तो वापस से वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 एंगल्स के लिए आपको दिया जा रहा है होमवर्क कि 4 एंगल्स आपको फाइंड करने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। अब ये हो जा रहा है हमारा, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इसको करने का एक ट्रिक भी है, वो दूसरा ट्रिक भी है। ये तो पहला तरीका है ही है, लेकिन एक ट्रिक भी जान लो, वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ट्रिक 2 देखने वाले हैं। यहाँ पे ट्रिक 2 ये है कि ये जो हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर करते थे ना, वाई एक्सिस को देखते थे, फिर उसके अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज करते थे या नहीं करते थे, तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ ना करते हुए हम एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पे आपको π/2 दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये हमको पता है ना इस तरह के एंगल होते हैं, साइन कॉस टैन के आगे हम ये एंगल्स लगाते हैं, 3π/2 प्लस थीटा, फिर ये 2π प्लस थीटा माइनस थीटा। तो ये जो एंगल्स हैं इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ नोट करनी है, π/2 जो है ना, ये π/2 है, यहाँ पे इसके सामने क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे तो देखो 2π प्लस थीटा दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे π/2 करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, 4π/2, ठीक है। तो ये क्या है, इवन ही है। और यहाँ पे सामने क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है। क्यों, π/2 के सामने क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है। तो जब कभी भी सामने वाला जो नंबर है वो ऑड है या इवन है, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेंज करेंगे या फिर सेम रखेंगे। अगर ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा, अगर इवन है तो फंक्शन विल नॉट चेंज। तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो कैसे होता है फंक्शन चेंज, साइन का हो जाता है कॉस, ठीक है, कॉस का हो जाता है साइन। सिमिलरली सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है, और कॉट का टैन, टैन का कॉट। तो ये जो चीज़ें हैं ये कब होती हैं, ये तब होती हैं जब ऑड कोई नंबर आ जाए π/2 के सामने, और अगर इवन नंबर रहे तो कोई चेंज ही नहीं करना है, साइन का साइन, कॉस का कॉस और टैन का टैन। तो ये जो चीज़ है ये आपको थोड़ा सा समझना है और ये चीज़ याद भी रहेगी बहुत इजीली, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने क्या देख लिया, 2 ट्रिक्स लगा के किस तरह से एंगल्स को मैनेज करना है इन क्वाड्रेंट सिस्टम, ये देख लिया। लास्ट टाइम हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, वहाँ से ये लेवल पे आना बाकी था। अब जब ये समझ लिया है तो चलते हैं थोड़े साइन कॉस टैन वाले फॉर्मूलेस की तरफ, जो कि है थोड़े से हेक्टिक, लेकिन हाँ समझ लिया अच्छे से और उसको ट्रिक से याद रखा तो बहुत आसानी से याद रहेगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि जब कभी भी 2 एंगल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो उसका एक्सपेंशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन, और साइन के सामने a प्लस बी भी हो रहा है और a माइनस बी भी हो रहा है। देखो a प्लस माइनस साथ में नहीं है, मैंने क्या किया है, 2 फॉर्मूलाज का सेम एक ही उसमें मिक्स कर दिया है सो दैट इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड। अब मैं यहाँ पे 4 फॉर्मूले लिखती तो आपको थोड़ा सा लंबा भी लगता और लगता है कि किस तरह से इसको किया जाए। तो ये देखो मैंने क्या किया है, प्लस ऊपर लिखा है, माइनस नीचे लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस अगर चल रहा है, a प्लस बी अगर चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉलो करना है, अगर माइनस चल रहा है तो ग्रीन वाला फॉलो करना है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन के साथ मैच होगा, ग्रीन ग्रीन के साथ, और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन के साथ, ठीक है। तो ये जो साइंस है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से, लेकिन ये फिर भी याद रखना बहुत इम्पॉसिबल ही है। साइन ए कॉस बी, एग्जाम में भूल जाओगे कॉस कॉस के साथ था या साइन साइन के साथ था, साइन कॉस के साथ था या किसके साथ था।
ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये याद रखने के लिए ट्रिक्स लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ एक स्टोरी बनानी पड़ती है। तो मैंने बनाई है एक स्टोरी, आपको पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि ये जो साइन है इसको मैंने माना है फर्स्ट बेंचर और इसको बैक बेंचर। जो फर्स्ट बेंचर रहता है वो बहुत सीधा सा शांत सा बच्चा रहता है जो कि टीचर की हर बात मानता है, ठीक है। अगर टीचर साथ में कोई भी बच्चे को बिठा दे तो वो उसे झेल लेता है। अब साइन के साथ अगर मैं किसी शैतान बच्चे को भी बिठा दूँ तो वो झेल लेगा। यानी बैक बेंचर को भी अगर सामने बिठा दिया जाए, होता ही है ना, बैक बेंचर अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है पीछे तो उसको सामने लाके बिठा देते हैं, तो ये फर्स्ट बेंचर सबको झेल लेगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में ध्यान देता है। चलो ठीक है, तो ये रहा, देखो इसके साथ भी बैक बेंचर सेट हो गया और इसके साथ भी बैक बेंचर सेट हो गया। तो चलो भाई ये सब तो चल रहा है, बहुत आसानी से चल रहा है। अब देखते हैं ये सिंबल क्या डिनोट करता है। तो सिंबल है, अगर टीचर बोलता है कि बेटा ये करो तो फर्स्ट बेंचर हर बात मानता है। तो ये फर्स्ट बेंचर जो है बहुत ओबेइंग नेचर का है, तो हर बात मानेगा टीचर की। अगर टीचर बोल रहा है कि भैया तुम ये काम करो तो वो प्लस में करेगा, अगर ये मत करो बोलते हैं तो वो वैसा करता है, ठीक है। तो अगर माइनस का साइन है तो वो आगे भी माइनस ही रहता है। ये किसके केस में है? ये साइन के केस में है, जो कि क्या है, फर्स्ट बेंचर। लेकिन बैक बेंचर्स पे आते हैं। बैक बेंचर जो रहते हैं ना वो डैशिंग टाइप के रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है टीचर क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, वो करते वो है जो उनके मन में आता है, ठीक है। और साथ ही साथ वो टीचर को इतने अच्छे से फॉलो भी नहीं करते। और हाँ, बैठने की बात आती है तो वो भाई ऐसे ही किसी के साथ नहीं बैठ जाएंगे, वो अपने दोस्तों के साथ ही बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्वालिटीज़ किस में है? इस बैक बेंचर में है। तो अगर इस बैक बेंचर में ये क्वालिटीज़ हैं तो देखो, अब ये रहा वो बैक बेंचर कॉस, ठीक है। कॉस अपने साथ कॉस को ही बिठाएगा। तो भैया फिर ये जो अगर फर्स्ट बेंचर है उसको अगर पीछे भेजा गया है तो वो किसके साथ बैठेगा? ऑब्वियसली वो अपने फर्स्ट बेंचर दोस्त के साथ ही बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉस अपना साथ ही नहीं छोड़ेगा, यानी वो अपना बैक बेंचर्स की दोस्ती जो रहती है ना वो टूटने नहीं वाली किसी भी हाल में, ठीक है। भले ही उनको सामने पनिशमेंट के तौर पे बिठा देते हैं, तो वो फर्स्ट केस में हुआ था वैसा, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। अगर वो पीछे बैठे हैं तो वो साथ में ही बैठेंगे, ग्रुप में बैठेंगे, ठीक है। अब अगर टीचर बोले कि बेटा ये कर लो तो वो नहीं करता वैसा, वो उल्टा करेगा। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ बोले टीचर की बेटा ऐसा करो तो वो नहीं करेगा। अगर कोई नेगेटिव चीज़ ऐसा मत करो तो वो करेगा, ठीक है। तो ये जो नेचर है ये किसका रहता है? ये बैक बेंचर्स का नेचर रहता है, ठीक है। तो इसे आप मानोगे फ्रंट बेंचर्स और ये है बैक बेंचर, बस आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इधर चलते हैं। जब देखो टैन देखते हैं ना हम, तो टैन के अंदर भी यही चीज़ छुपी हुई है, साइन बाय कॉस, ठीक है ना। तो देखो साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखते हैं इसको, साइन अपॉन कॉस। तो ये ऐसा होगा, हाँ, साइन ए प्लस बी होगा या फिर ए माइनस बी होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है आपको फ्रंट बेंचर। तो जब ऊपर फ्रंट बेंचर दिख रहा है तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो अब ये जो रहता है टैन इधर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो उस ओर पड़ेगा। ये जो साइन है ना ये कहाँ बैठा है? ये ऊपर बैठा है। तो जहाँ पे फ्रंट बेंचर बैठा है इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? इस ऊपर वाले पोर्शन पे पड़ रहा है। दैट मीन्स कि अगर टीचर बोल रही है कि बेटा ये करो तो ये चीज़ जो है ऊपर वाले में फॉलो होगी। तो वही प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा। लेकिन भाई नीचे कौन बैठा है? बैक बेंचर, और वो जो टीचर बोलता है उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है ना। तो अगर टीचर ने बोला है कि प्लस है कोई चीज़ करो, तो बैक बेंचर की वजह से ये जो नीचे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है वो तो होगी ही क्लास में, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ये किसकी वजह से हुई? ये बैक बेंचर की वजह से हुई, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? ये साइन किसके लिए है? ये प्लस का साइन, प्लस का साइन जो है वो प्लस को ही कन्वर्ट होगा अगर वो ऊपर है, ठीक है ना। ऊपर यानी न्यूमरेटर वाले में ऐसा ही होगा, जो सेम यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन चेंज कहाँ होगा? डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। और बाकी टैन ए टैन बी 1
और tan a इंटू tan b। ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो ठीक है, ये तो बहुत ईजी भी है, माइंड में रहेगा भी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे 1 माइनस या 1 प्लस जो भी होगा tan a इंटू tan b। तो ये इतना ईजी था। ये माइनस वाले का आपको समझ में आ ही गया होगा कि वही सेम कहानी, ये माइनस माइनस रहेगा, अगर बेटा ये मत करो तो ये मत करो, ठीक है। लेकिन भाई विद्रोह कौन करता है, विद्रोह करता है हमारा कॉस, और इसी की वजह से ये नीचे जो है ये पूरी गड़बड़ मची हुई है, यानी क्लास के बैक साइड में पूरी गड़बड़ मची हुई है और यहाँ पे माइनस से ये प्लस में कन्वर्ट होता है। तो ये जो चीज़ है ये माइंड में बहुत अच्छे से सेट रहेगी, और भाई इसके लिए तो आप खुद ही समझ सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि कॉट वाला केस कैसा है। कॉट वाले केस में देखो कॉस कहाँ आ जा रहा है, कॉस ऊपर आएगा, साइन नीचे आएगा। और जब कभी भी ऐसा होता है कि कॉस ऊपर आया है तो कॉस कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर बैक बेंचर्स को सामने बिठा दोगे लाके तो वो सामने ही तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ना। तो फर्स्ट हाफ जो क्लास रहेगी वो पूरी डिस्टर्ब्ड रहेगी। अगर प्लस लिया है तो माइनस आएगा, प्लस लिया है तो माइनस आएगा, माइनस लिया है तो प्लस आएगा, ठीक है। यानी जो साइन चेंज है वो यहाँ पे दिखेगा। जब पहले क्या था कि वो बैक साइड में ही बैठे थे बैक बेंचर्स, तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही थी वो बैक साइड ऑफ द क्लास में हो रही थी। लेकिन अभी कहाँ क्रिएट हो रही है, जो शैतानियाँ कहाँ पे क्रिएट हो रही है, फर्स्ट जो हाफ है वो क्लास में वहाँ पे हो रही है। तो बैक साइड क्या रहेगा, शांत रहेगा, जैसा है भाई वैसा रहेगा। फर्स्ट बेंचर्स को पीछे बिठा दिया गया, वो वहाँ से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस में रहेगा और ये प्लस जो है ये प्लस में रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि जो मेन कंसेप्ट क्या है, और ये फॉर्मूलेज अब आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप माइंड में रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये बस माइंड में रखना कि साइन अपॉन कॉस ऐसा होता है और इसके अकॉर्डिंग ये सिंबल्स जो साइंस है वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूलेज में। तो आइए फाइनली देखते हैं कि ये फॉर्मूलेज क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे गिवन है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर ये दोनों पार्ट्स पे ध्यान दो, इसको मत देखो, इन दोनों पे ध्यान दो, तो यहाँ पे ए पहले दिख रहा है, बी दिख रहा है और साइन में है ये, ठीक है। यहाँ पे कॉस में है पर बी पहले दिख रहा है फिर ए दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी तो इसको लिख सकती हूँ ना, माइनस साइन अगर मैं बाहर खींच के निकालूँ तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी में अगर कन्वर्ट कर भी रही हूँ, मान लो कि इक्वेशन पूरी की पूरी बाकी की इक्वेशन कॉस में गिवन है, कोई भी प्रॉब्लम है और उसमें पूरा कॉस में गिवन है और ये आपके पास आ रहा है एक ब्रैकेट में, तो आप क्या करोगे, आप उसको भी कॉस में कन्वर्ट करोगे सॉल्व करने के लिए। और जब कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आप इस तरह से कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर उसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ इस तरह से याद रखूँ क्योंकि ये बेटर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी याद रखूंगी, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये किसकी इक्वल है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो कभी भी साइन साइन साथ रहे, कॉस कॉस साथ रहे, तो हमें इस तरह से साइन का फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन अगर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान में दो, ठीक है। यहाँ पे मिक्सचर होगा। जब कभी भी कॉस कॉस साथ में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मिक्सचर होगा। किसका किसका मिक्सचर होगा, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में कॉस साइन दिख रहा है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन तो ऊपर भी था यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है जो आप याद रखने के लिए कर सकते हो कि ये जो ए है ये इधर गया और ये जो बी है ये इधर गया, तब जाके आपको ये मिला, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ ए है दूसरा एंगल, यहाँ बी है दूसरा एंगल, ए और बी दोनों अलग एंगल्स है, कॉस और साइन दोनों अलग फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप कॉस स्क्वायर को लिखोगे एक ही तरफ, साइन स्क्वायर को लिखोगे एक ही तरफ, यानी सेम ही है बात, लेकिन एक्सचेंज कर दोगे आप इन एंगल्स को, बी माइनस ए, और इससे क्या होगा, ये इक्वेट होगा। तो यानी आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर की जगह रहने दो, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर की जगह, बी को ए कर दो और ए को बी कर दो। तो ये बी को जो मैंने क्या किया, ए कर दिया और यहाँ पे इसको बी कर दिया। तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अब बाय चांस ये साइन स्क्वायर ए अगर मान लो किसी क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए तो आप क्या करोगे, आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और ये कैंसिल हो जाएगा इजीली।
ठीक है, या फिर आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है इसीलिए यूज़ होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब सामने ये आपको दिख रहा है, तो ये जो है ये क्लासीफाई कर रहा है कि जब कभी भी कॉस कॉस साथ में आते हैं a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में, तो ऐसे जो फॉर्मेशन है ये बनती है, यहाँ मिक्सचर होता है। ठीक है, और जब कभी भी साइन साइन अपना रहता है तो वो क्या करता है, वो मिक्सचर नहीं होने देता। देखो यहाँ पे साइन साइन जो है वो साथ में है और यहाँ पे कोई मिक्सचर हुआ नहीं है, यहाँ पे साइन साइन साथ में या कॉस कॉस साथ में। ठीक है, बस चेंज हुआ है फंक्शन, यहाँ साइन था तो यहाँ कॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉस साइन दिख रहा है, मिक्सचर दिख रहा है, और यहाँ पे ए की जगह बी की जगह ए करना पड़ेगा। तो बस इतना सा चीज़ है, ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई स्टोरी बना सकते हो तो बना लो, और भी बेटर होगा। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, इससे पहली वाली स्टोरी से थोड़े अलग बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर की स्टोरी से मैच करके यहाँ पे कुछ बना दो तो कंफ्यूज होके फिर यहाँ पे भी कुछ मिक्सचर हो जाए। ठीक है, तो इसकी जो स्टोरी है इसमें कुछ डिफरेंट ही नाम दो, कुछ डिफरेंट ही अलग कंसेप्ट बनाओ और इसको अलग से याद रखो। ठीक है, तो याद तो वैसे में रखना कुछ भी नहीं है, अपने आप ही ये चीज़ माइंड में सेट हो जाएगी। 2-3 बार बस आप इसको जिस तरह से मैंने बताया ना उस तरह से इसको ऑब्जर्व करो 2-3 बार, अगले मतलब 1-2 दिन छोड़ के भी ऑब्जर्व करो तो ये माइंड में रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है कि कभी भी 2-2 3 दिन छोड़ के अगर आप उस चीज़ को वापस देखते हो और उस चीज़ से सेम तरह से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, जैसे कि मैंने इस तरह बताया है, इसी तरह से अगर कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं डबल एंगल फार्मूला और ट्रिपल एंगल फार्मूला। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे मत देखो, यहाँ पे ध्यान इसलिए होना चाहिए बिकॉज ये है डबल एंगल फार्मूला। यहाँ पे sin 2a cos 2a और tan 2a, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो sin 2a पे ध्यान नहीं देना है, tan 2a पे भी अभी ध्यान नहीं देना है, जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये सेकंड वाला। अब देखो हम लोगों को ना कभी कभी फार्मूलाज स्किप भी करने पड़ सकते हैं, तो मैंने इसको स्किप किया और इसको स्किप किया, फिलहाल के लिए यहाँ पे ध्यान ला रही हूँ बिकॉज ये हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ये चीज़ आपको नहीं पता होगी लेकिन ये चीज़ मुझे पता है, ये क्यों किया मैंने ये आपको बाद में पता चलेगा। देखो अगर cos 2a हम लोग फार्मूला फाइंड कर रहे हैं तो वो किस तरह से याद रखें ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला तो सेट है, ये है तो ऐसा ही, लेकिन इसका जो फार्मूला है ये हम याद किस तरह से रख सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे cos 2a दिख रहा है तो आपको याद इस तरह से रखना है कि ये जो 2 है, ये जो सामने वाला 2 है, ये क्या जिद कर रहा है कि मैं ऊपर चढ़ूंगा और ऊपर जाके बैठूंगा, तो ये आ गया ऊपर। लेकिन जैसे ही हम इसको ऊपर लाएंगे इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इसने यहाँ पे कुछ चेंज किया है जिसकी वजह से बैलेंस करने के लिए हमें -1 करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखो, cos 2a में 2 ने जिद की और वो ऊपर जाके बैठा, उसकी वजह से cos स्क्वायर a बन गया और इसलिए मुझे -1 करना पड़ा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए -1। अब cos स्क्वायर a -1 तो इसकी वैल्यू होती है cos 2a की, तो क्या साइन स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर a -1 है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखेंगे। लेकिन 2 ने फिर जिद की, बोला कि अब मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर के सामने आऊँगा और वो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बन गया। ठीक है, तो cos स्क्वायर a -1 को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर a नहीं लिख सकते या फिर साइन स्क्वायर a -1 भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a में साइन स्क्वायर a के जस्ट पहले एक 2 लगा देंगे तो सब मतलब सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया कि मैंने किस तरह से इसको याद रखा है, किस लॉजिक से याद रखा है। अब ये जो 3 फॉर्मूलेज हैं ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको कुछ क्वेश्चंस में ये स्टेप दिखेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। जब कभी भी ये दिखे इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 2a, या फिर ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये याद आ जाए तो ये दोनों तो ऑब्वियसली याद आ जाएंगे। इसलिए सिर्फ इसी से इनको कनेक्ट करो, इससे इसको भी कनेक्ट करो, ठीक है, और इससे इसको भी कनेक्ट करो, और साथ ही साथ इन दोनों को भी थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखो। तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर a -1 को किस तरह से याद रखा है कि साइन स्क्वायर के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, cos स्क्वायर a -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी यहाँ पे -1 हुआ है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा, उल्टा लिखा, और जो साइन स्क्वायर a है उसके आगे एक 2 को लगाया बिकॉज 2 ने जिद की कि मैं यहाँ पे आगे आऊँगा। ठीक है, चलो ये स्टोरी हमें याद हो गई। अब नीचे ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आएगा ही किसी ना किसी क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको लगेगा अब इसके बाद करे क्या,
इसे किस तरह से सॉल्व करें? कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके सिर्फ cos 2a लिखना है। इसका कनेक्शन सीधे यहाँ से। अब जैसे ही cos 2a लिखोगे ना, उसके बाद अगर मान लो कि वहाँ पे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर ये सब है आगे इक्वेशन में, तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये तो हुआ हमारा एक फार्मूला, ठीक है। और ये है सेट 2 और ये है सेट 3 फार्मूला। तो जो पहला सेट है और ये जो दूसरा सेट है, यहाँ पे कुछ चीज़ मैच हो रही है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं, ठीक है। साइन 2a, साइन 2a जो है यहाँ पे इक्वल्स टू क्या है, 2 ऑफ साइन a इंटू कॉस है। तो यहाँ पे अगर मुझे साइन 2a गिवन है, तो मुझे उसको अगर साइन और कॉस के मल्टीप्लाई में लाना है तो वो किस तरह से आ सकता है, उसके सामने एक 2 आता है, ठीक है। चलो ये बात तो थोड़ा बहुत हमारे माइंड में रह ही जाएगी कि अगर मुझे साइन a को साइन इंटू कॉस के फॉर्म में लाना है तो सामने एक 2 लगाना है, बस और कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद वाला ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी ध्यान दो। इसको कभी भी डायरेक्ट याद मत रखो, इसको इसके साथ रिलेट करके याद रखो। किस तरह से, साइन 2a दिख रहा है और tan 2a दिख रहा है, ठीक है। साइन 2a की वैल्यू दिख रही है 2 ऑफ tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan 2a की वैल्यू दिख रही है 2 ऑफ tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 प्लस 1 माइनस 2 ऑफ tan a 2 ऑफ tan a। तो आप क्या देख सकते हो कि इन दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है, ये प्लस है ये माइनस है, बात खत्म। तो आई होप आपको तीनों के तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, किस तरह से याद रखना है वो भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे किस किस को रिलेट करना है, एक तो इसको रिलेट करना है और एक इसको रिलेट करना है। इनको रिलेट करोगे तभी वो दोनों याद रहेंगे। और ये तो है, ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मतलब ये एडमिट करती हूँ मैं कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस है। लेकिन एक अच्छा तरीका है कि अगर साइन ए है, सिर्फ साइन 2a दिख रहा है, अगर मुझे कॉस को भी मतलब पिक्चर में अगर मुझे कॉस को लाना है, अगर उस इक्वेशन के अंदर मुझे कॉस को इंट्रोड्यूस कराना है, तो ये अच्छा तरीका है कि साइन 2a गिवन है ना, मैं 2 साइन इंटू कॉस करके लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो रहे हमारी ये डबल एंगल फॉर्मूलेज, लेकिन ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेज भी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेज किस तरह से याद रखने। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में हमें दिख रहा है साइन 3a कॉस 3a tan 3a, ठीक है। तो साइन 3a जो है उसे हम किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से याद रख सकते हैं वो देखना है। तो साइन 3a और कॉस 3a को साथ में कंपेयर करना है। साइन 3a को देखो, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। कुछ देखा आपने, यहाँ पे कॉस क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे साइन क्यूब दिख रहा है, सामने 4 है सामने 4 है, यहाँ 3 कॉस दिख रहा है, यहाँ 3 साइन दिख रहा है। बहुत इजीली इन दोनों को रिलेट करके याद रखा जा सकता है, ठीक है। साइन अगर सामने रहे, साइन 3a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल साइन इंटू 3, ठीक है। उसके बाद क्यूब वाला आएगा साथ में 4। लेकिन अगर cos 3a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये जो क्यूब वाला है साथ में 4 वाला, ये टर्म पहले आएगी और 3 cos वाली टर्म बाद में आएगी। तो देख लो खुद ही, और बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे cos 2a था, तो देखो यहाँ पे कुछ और ही मामला था, तो इसलिए इसको इधर से रिलेट नहीं करना है। किस किस चीज़ को रिलेट करना है, सिर्फ इन दोनों को रिलेट करना है और इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो जो ये एरोज लगा रही हूँ ये आप भी लगाओ, इससे पहले भी मैंने जो लगाया था वो रिवाइंड करो, ठीक है। यहाँ के जितने भी एरोज हैं उनको साथ में लगाओ, क्योंकि आपको याद रहेगा कि कहाँ से कहाँ रिलेट किया मैंने। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करो और याद रखो। अब बचा कौन सा, लास्ट ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में हम क्या देखने वाले हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। इसको अगर याद रखना है तो यहाँ से रिलेट करना पड़ेगा। tan 2a और tan 3a को इजीली याद रख सकते हैं। किस तरह से, tan 2a में हमें दिख रहा है 2 इंटू tan a, ठीक है। tan 3a में हमें दिख रहा है 3 इंटू tan a। तो चलो ये दोनों चीज़ मैच हुई। 1 माइनस tan स्क्वायर a दिख रहा है नीचे, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 tan a है, वहाँ पे 3 tan a रहेगा। लेकिन बिकॉज ये tan 3a है और ये tan 2a है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो 3 tan a लिखने से ही नहीं चलेगा, साथ में माइनस tan क्यूब a लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 3 है, ये इसने ज़िद की कि मैं सामने भी आऊँगा और ऊपर भी आऊँगा, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये सामने आया, फिर माइनस लगा, फिर ये ऊपर भी गया।
तो tan में इसने ज़िद की कि मैं सामने भी आऊँगा और ऊपर भी आऊँगा, और 3 tan a माइनस tan क्यूब a। चलो ये भी हो गया। अब नीचे का देखना है पोर्शन। नीचे का पोर्शन बहुत क्लीन है, इधर पे 1 माइनस tan स्क्वायर है। अगर मैं वहाँ पे लिख दूँ 1 माइनस tan स्क्वायर की जगह क्यूब कर दूँ तो देखो वो चीज़ें रिलेट नहीं होगी। यहाँ पे जो दिख रहा है ना डिनोमिनेटर, सेम टू सेम वहाँ पे छापो, ठीक है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे 3a है, 3 ने फिर से ज़िद की कि मैं tan के सामने आऊँगा, और वो वापस से सामने आया। तो यहाँ पे 3 ने 3 बार ज़िद की है। उसने पहले तो यहाँ पे आया, ठीक है, 3 tan a, फिर उसने एक और ज़िद की कि मेरे को tan के ऊपर भी जाना है, फिर एक और बार ज़िद की कि मुझे tan के सामने भी रहना है। तो ये जो तीन दिख रहे हैं आपको थ्रीज़, ये आपको याद रखने किस तरह से इसने ज़िद कर करके tan के सामने आके बैठा है। यहाँ पे सामने आया, यहाँ पे सामने आया, और यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो 3 है ये तो याद रहेंगे। अब ये जो tan स्क्वायर है ये कहाँ से याद रहेगा, वो इस फॉर्मूले से याद रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर है, लेकिन आपको पता है 3 कहाँ कहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और वहाँ आया। बहुत इजीली आप ये पूरा फॉर्मूला सेट कर लोगे, लेकिन बस आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप डेली इसको इस ही फॉर्मेट में माइंड में सेट करो, डेली इसको इस तरह से ही ऑब्जर्व करो कि इन दोनों को साथ में देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे इसके साथ, और इसको इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 tan है, यहाँ 2 tan है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे एंड करोगे, इस तरह से नहीं पढ़ना पड़ता है। आपको कंपेयर करके फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके याद रखो, इसको अलग से IMP लिख के याद रखो, इसको इसके साथ कंपेयर करो इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये दोनों के साथ, ठीक है। और ये जो है ये थोड़ा सा तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया किस तरह से याद रखना है कि अगर sin 2a है तो आप किस तरह से याद रखोगे, साइन और कॉस के अगर फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, साइन इंटू कॉस करेंगे, सामने 2 लगा देंगे। तो आइए स्टूडेंट C एंड D टाइप के जितने भी फॉर्मूलेज है वो देख लेते हैं। C एंड D बेसिकली है क्या, ध्यान मत दो C एंड D पे, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो एक तो सेम है और उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूलेज बेसिकली क्या बता रहे हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होने चाहिए, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होने चाहिए। तो ये है हमारा मेन क्राइटेरिया इस फॉर्मूले के लिए। यहाँ पे साइन साइन है, साइन साइन है, कॉस कॉस है, कॉस कॉस है, बीच में प्लस माइनस, ठीक है। सी और डी क्या शो कर रहा है कि ये जो साइन है इससे डिफरेंट है। यानी अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि साइन 30 प्लस साइन 85, तो क्या करेंगे, तो वो अलग अलग एंगल्स होंगे 30, 85, ठीक है, समझ में आया। तो ये सी एंगल डिफरेंट एंगल है, डी डिफरेंट है, और जो सेम क्या दिख रहा है वो है साइन। यहाँ पे भी दोनों में साइन है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, लेकिन ये एंगल बदले हुए हैं। तो बेसिकली याद ये रखना है कि जब कभी भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, और अगर दोनों अलग हैं, दो एंगल्स जो हैं वो अलग हैं, यानी सी और डी अलग हैं, सी और डी क्या शो कर रहा है कि ये सी है तो ये डी है, यहाँ पे सी नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब ये अलग है तो ऐसे केस में ये फॉर्मूलेज लगते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के लिए ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये फॉर्मूलेज को याद कैसे रखा जाए। तो एक चीज़ तो आपको सब जगह दिख रही है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, आपको यहाँ पे 2 तरह के एंगल्स दिख रहे हैं, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर ये एंगल्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा था और यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे साइन c था वो अलग था, साइन d था वो अलग था, ये c एंगल अलग था, d एंगल अलग था।
लेकिन हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमें उनको एक साथ लाना था ना, हमें कुछ करना था इनका। ये अगर साइन 30 और साइन 85 अलग अलग पड़े रहेंगे तो वो सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। अगर वो 30 और 85 को थोड़ा सा हम कंबाइन करें या कुछ करें, आगे सॉल्व करने की कोशिश करें, तब जाके बात बनेगी। तो यहाँ पे वही किया गया है, c + d/2 c - d/2 के फॉर्म में लाया गया है, यानी इनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। जब दोनों साथ में आएंगे और दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू से हम लोग फिर साइन कॉस इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को साथ में लाने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ एक वैल्यू निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूलेज बनाए हैं। ठीक है, तो चलो अभी ये समझ में आ गया कि ये फॉर्मूले बने क्यों। ये फॉर्मूले इन दोनों डिफरेंट एंगल्स को कंबाइन करने के लिए, पास में लाने के लिए किया गया है। तो ये पास में तो आ गए, लेकिन याद रखना भी तो ज़रूरी है कि यहाँ साइन, यहाँ कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, ये किस तरह से याद रखेंगे? ध्यान यहाँ पे दो, साइन c + साइन d दिख रहा है, 2 साइन कॉस, साइन c - साइन d दिख रहा है, 2 कॉस साइन। अब ये याद रखना तो प्रॉब्लमेटिक है, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लो कि अभी मैंने जस्ट पहले ही पढ़ाया था आपको कि ये फर्स्ट बेंचर और बैक बेंचर वाली स्टोरी याद है। तो फर्स्ट बेंचर कौन था? फर्स्ट बेंचर कौन था? साइन था। यानी हमें पता है कि ये जो साइन यहाँ पे दिख रहा है, ये किसकी कहानी चल रही है? फर्स्ट बेंचर की कहानी चल रही है। ठीक है, तो ये हमारे हुए फर्स्ट बेंचर्स। और ये कौन है? ये है बैक बेंचर्स। क्लियर हुआ? कुछ नहीं हुआ तो अभी कर देती हूँ क्लियर कि यहाँ पे देखो 2 2 2 2 सब में लगेगा। ठीक है, बस लास्ट वाला जो है वहाँ पे सामने माइनस लगेगा, देखते हैं उसका भी। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह हमको 2 लगाना है, ये तो माइंड में सेट है। चलो c + d/2 लगाना है और c - d/2। तो सबसे पहले हम c + d/2 वाली जो टर्म है वो लिखेंगे और फिर c - d/2। अब देखो ये कॉस इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा है? मैंने सबको एक साथ रखा है, c + d/2 को और c - d/2 को एक साथ रखा है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैंने साइन और कॉस को लिखा है। अब अगर आप इसको ऐसे फ्लिप करना चाहो कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे होता है। ठीक है, लेकिन करना मत, इसको इसी फॉर्मेट में रहने दो, c + d/2 को पहले लिखो और c - d/2 को बाद में। चलो ये भी समझ में आया। अब ये साइन कॉस, कॉस साइन, इस तरह से याद रखना है कि सबसे पहले अगर प्लस होता है फिर माइनस होता है, प्लस होता है फिर माइनस होता है। अगर पहले प्लस हो रहा है तो साइन पहले आएगा फिर कॉस आएगा, माइनस हो रहा है तो कॉस पहले आएगा फिर साइन आएगा। ठीक है, तो 2 साइन कॉस। साइन पहले क्यों आया? क्योंकि साइन फर्स्ट बेंचर है, इसलिए साइन पहले आएगा फिर कॉस आएगा। लेकिन जब दूसरा केस आता है, माइनस लगता है, तो क्या हो जाता है? माइनस का मतलब यही है कि भाई रिवर्स कर दो चीज़ को। तो मैंने कॉस को पहले ले लिया, साइन को पीछे भेज दिया। ठीक है, तो शिफ्ट किया, प्लेसेस चेंज की। ये जो पोजीशन है इसके लिए सब मर रहे हैं। ठीक है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से बोर्ड अच्छे से दिखता है, तो इसलिए सब इधर पे आने के लिए मर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? यहाँ पे हम साइन को सबसे पहले डालेंगे फिर कॉस को डालेंगे। ठीक है, बिकॉज साइन थोड़ा सा देखो है, भले ही वो फर्स्ट बेंचर जो भी हो, लेकिन थोड़ा सेल्फिश है। वो सामने उस पोजीशन पे बैठना चाहता है जहाँ से पूरा क्लियर व्यू दिखता है बोर्ड का, तो उसने सबसे पहले अपनी ये प्रायोरिटी ले ली। लेकिन हमेशा चलेगा कि ऐसा नहीं, जैसे ही माइनस आया तो क्या हुआ? रिवर्स हुआ, यानी वो शिफ्ट हुए, फ्लिप हुए, तो कॉस पहले आया फिर साइन आया। अब ये स्टोरी याद रहेगी? रहेगी। तो अब आ जाते हैं कॉस वाले में। कॉस कौन है पहले सबसे पहले देख तो लो, ये कौन है? बैक बेंचर्स हैं। बैक बेंचर्स कैसे होते हैं? बैक बेंचर्स थोड़े शैतान से होते हैं, अपने ही दोस्तों के साथ उनको पटती है, वो किसी और के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं रहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में हमको सबसे पहला केस दिख रहा है प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है और ये कॉस और कॉस दिख रहा है। ये कॉस और कॉस जो दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि बैक बेंचर अपने दोस्त के साथ ही बैठेगा, वो कॉस के साथ ही बैठा है। ठीक है, जब ये हो गया, इसके बाद आता है माइनस, और माइनस जब आता है तब वो क्या होता है? कॉस तो कॉस के साथ बैठ गया, बचे कौन? साइन, साइन साइन के साथ बैठेगा, बस खत्म। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन साइन के साथ बैठेगा। अब ये जो माइनस साइन है, ये पूरे फॉर्मूलेज में सिर्फ एक में लगेगा, कॉस के माइनस वाले में। ठीक है,
तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि कॉस का जो माइनस वाला पार्ट है वहाँ पे माइनस साइन लगाना है, एक ही माइनस साइन है, ठीक है। तो याद रहेगा ये चीज़, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज में माइनस नहीं है, इस वाले में लास्ट वाले में ही माइनस आता है। जो भी माइनस वाला है वो पीछे रहता है, पहले प्लस वाला आता है, माइनस पीछे रहता है, पहले प्लस आता है। तो ये सब चीज़ें सीक्वेंस में याद रखो, थोड़ा स्टोरी बना के याद रखो, बिल्कुल सेट हो जाएगी माइंड में। लेकिन एक झटके में कभी भी कोई फॉर्मूला याद नहीं होता है, ये चीज़ मैं पहले ही बता दूँ। फॉर्मूला अगर याद रखना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, तो आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको रिवाइज करना है, सेम इसी फॉर्मेट में, ये बैक बेंचर की स्टोरी के हिसाब से। अगर आप अपने तरह से कोई डिफरेंट स्टोरी बना रहे हो तो बेटर है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद करने की सोच रहे हो तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, वो चीज़ माइंड से सफाया होने ही है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले से क्या करोगे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना है, थोड़ा सा स्टोरी बनाना है। ज़रूरी नहीं है बैक बेंचर फर्स्ट बेंचर ही हो, कुछ और भी स्टोरी, यूनिक स्टोरी बना सकते हो जो आपके माइंड में इजीली फिट हो जाए और जो एग्जाम टाइम पे भी आराम से याद आ जाए, ठीक है। तो माइंड में जो मैपिंग होती है ना वो इसी तरह से होती है। माइंड में अगर मैपिंग नहीं करोगे तो प्रॉपर रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारना इतना ईजी नहीं है मैथ्स, ठीक है। तो ये हो गया है, चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो आइए देख लेते हैं अब ए एंड बी वाले फॉर्मूले। ए एंड बी वाले फॉर्मूले किस तरह से करने हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बहुत रिजेंबल कर रही होगी, यहाँ पे देखो नीचे क्या दिख रहा है, सब में तो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। साइन कॉस, कॉस साइन, कहाँ दिखा था ये, पिछले फॉर्मूले में ही दिखा था, बस वो सारी चीज़ें इस ओर थी और c+d/2 के फॉर्म में थी। अभी वो a और b के साथ दिख रही है। समझ में आएगा, अगर नहीं पता चल रहा तो समझ में आएगा, थोड़ा सा दोनों को साथ में रखना। इसे भी नोट डाउन करो और c एंड d वाले फॉर्मूले को भी नोट डाउन करो। a एंड b और c एंड d दोनों वाले फॉर्मूलेस को एक साथ, मतलब एक पेज पे ये होगा तो एक पेज पे दूसरा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दोनों को साथ साथ रखना, आप इजीली देख पाओगे कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, पूरी ही सिमिलैरिटी है। बस चेंज कहाँ है, चेंज है ये a और b में। कैसे, यहाँ पे नॉर्मल जो पिछला फॉर्मूला था, पिछला जो c एंड d वाला था, उसमें हम क्या कर रहे थे, c+d/2 c-d/2 लिख रहे थे। यहाँ पे a और b से रिप्लेस कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। और एक और चीज़, यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले इसे देख लेना है, फिर हम वो जो कंपैरिजन वाली चीज़ है ना उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक भी है उसको याद रखने के लिए, यानी इसको भी याद रखने के लिए और सी एंड डी वाले को भी याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो उससे डायरेक्ट आप लगा सकते हो और उससे आप सीधे फॉर्मूलेज को याद रख सकते हो। आइए अब समझते हैं इन फॉर्मूलेज को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 एंगल्स का एडिशन कर रहे हैं और 2 एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और जो हमारा मेन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सेम है, साइन और साइन, साइन और साइन, कॉस और कॉस, कॉस और कॉस, प्लस माइनस प्लस माइनस। पिछले वाले में भी ऐसा था, बस यही पूरा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पे था, ठीक है। तो कुछ नहीं, अभी इस बार हम लोग डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं तो पूरा इसको न्यू तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। साइन है a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे कॉस और कॉस है, कॉस और कॉस है, यहाँ पे साइन साइन है, साइन साइन है। बहुत इजीली दिख रहा है ये वाला पोर्शन और बहुत इजी भी है। हमें क्या करना है, इस पोर्शन से इस पोर्शन को याद रखना है। 2 साइन ए कॉस, देखो साइन ने क्या किया है, क्या वो फर्स्ट बेंचर, तो वो फर्स्ट बेंचर जो है ना वो अपने साथ किसी को भी बिठा लेता है, ठीक है। तो उसने बिठा लिया कॉस को, साइन ने कॉस को बिठा लिया। अब ये भी फर्स्ट बेंचर ही है, साइन और साइन, तो वापस से ये कॉस को ले लेगा साथ में। बस यही फ़र्क है कि यहाँ पे साइन है फिर कॉस है, बिकॉज ये जो पोजीशन है यहाँ से बोर्ड अच्छे से दिखता है, इसलिए साइन क्या हुआ पहले आएगा, ठीक है। तो प्लस वाला जो कंडीशन है उसमें साइन पहले बोलेगा कि मैं इधर बैठूंगा, अगले दिन क्या होगा, रोटेशन होगा और फ्लिप हो जाएंगे दोनों, तो कॉस पहले आया फिर साइन आया। सेम वही तरीके से हम यहाँ चलते हैं, ये हमारे हैं बैक बेंचर्स, ठीक है। तो आ जाते हैं अब बैक बेंचर्स की स्टोरी पे। बैक बेंचर्स एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉस दिख रहे हैं, बीच में प्लस, 2 कॉस दिख रहे हैं माइनस, ठीक है। प्लस वाली जो कंडीशन है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे दोनों के दोनों दोस्त साथ में बैठे हैं, यानी बैक बेंचर्स कभी भी अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ते, अपने जैसे जो फ्रेंड्स हैं, अपने जैसे जो शैतान फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ बैठते हैं। तो जो सीधे साधे हैं वो क्या करेंगे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, ठीक है ना। तो
कॉस और कॉस की ही पड़ती है, साइन और साइन की ही पड़ती है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज जब कभी भी बैक बेंचर्स के मामले में मतलब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये टीम बन जाती है। जो बैक बेंचर्स है अपनी टीम को छोड़ते नहीं हैं और बाकी जो बचते हैं वो साथ में रह जाते हैं। तो साइन साइन बचे वो साथ में, ठीक है ना, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने साथ में, ठीक है। तो ये जो हुए हमारे सारे फॉर्मूलेज हुए, यहाँ पे लास्ट वाले में माइनस लगाना है जैसे पिछले वाले में किया था, लेकिन इसको याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है, एक ट्रिक है, वो ट्रिक अभी शो करती हूँ, उससे आप इजीली कंपेयर कर लोगे कि ये ए और बी और सी और डी वाले जो फॉर्मूले हैं ये मैच कैसे हो। तो अब देख लेते हैं वो शॉर्ट ट्रिक जिसकी हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी ये दोनों तरह के फॉर्मूलेज याद रखने के लिए। जो मैंने बताई थी ट्रिक्स वो भी काम करेगी, जो हमारे फर्स्ट बेंचर बैक बेंचर वाली ट्रिक्स, ठीक है, वो तो आपको याद रखने में पक्का हेल्प करेगी। लेकिन ये अगर आपने याद रख लिया ये कोडिंग, तो इससे आप दोनों तरह के फॉर्मूलेज इजीली याद रख सकते हो। SS to SC, SS to CS, CC to CC, CC माइनस 2SS, ठीक है। तो ये माइनस को छोड़ दो ना, लास्ट में माइनस लगता ही है, तो CC इज इक्वल्स टू 2SS। तो एक चीज़ आपने देखी कि पहले के दो SS के लिए SC CS हुआ, ठीक है, SC और यहाँ पे CS, ठीक है, फ्लिप हुआ। यहाँ पे CC CC, यहाँ पे CC SS। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बैक बेंचर्स वाली स्टोरी बनी और क्या हुआ, कॉस कॉस के साथ ही बैठेगा और साइन साइन के साथ बैठेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैक बेंचर्स अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं, तो ये कॉस कॉस के साथ ही बैठा और इसकी वजह से बच कौन गए, साइन साइन बच गए, तो वो साथ में बैठे। और ये 2 तो सब में लगेगा, तो हो गया ना, आधा फॉर्मूला आप यहीं से रट लोगे। रटना ही नहीं है, मतलब रटना तो तब होता है जब कोई चीज़ को बिना समझे याद करें। यहाँ तो समझ भी ली, स्टोरी भी बना ली और याद भी हो गया। तो अब हमें ये प्रॉब्लम जाएगी कि ये जो कोडिंग है इसमें ए और बी वाला कौन सा है और सी और डी वाला कौन सा है। तो जब कभी भी आप इस ओर से इस ओर आओगे, ये प्लस माइनस वाले साइड से इस ओर आओगे, तो आपका लगेगा सी एंड डी वाला फॉर्मूला, जो कि किस तरह से होगा, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो किस तरह से किया मैंने, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में लिखा। अब ए एंड बी वाले जो फॉर्मूले है वो किस तरह से याद रखेंगे, वो हम इधर से शुरू करते हुए याद रखेंगे। ध्यान से देखो इधर पे, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इतना इजी है, यानी पहला वाला ही हमारा क्या हो रहा है, इधर से अगर शुरू किया तो सी एंड डी लगेगा और इधर से अगर शुरू किया तो ए एंड बी लगेगा। यानी सारे फॉर्मूलेज ए एंड बी के आपको यहाँ से शुरू करके यहाँ पे लिखने हैं और जो सी एंड डी वाले हैं उसे यहाँ से शुरू करके यहाँ लिखना है। यानी ए सिंगल बी कहाँ पे लगेगा, वो इधर पे लगेगा, और सिंगल सी और सिंगल डी ये कहाँ पे लगेगा, ये प्लस वाली साइड, प्लस माइनस वाली साइड पे, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली साइड पे हमारा ए और बी लगेगा और ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली साइड पे हमारा सी और डी लगेगा। और जैसे ही ये आप कर लेते हो, आपके दोनों सेट ऑफ फॉर्मूलाज रेडी विथ सिंगल कोडिंग। एक सिंगल कोडिंग के साथ आपका पूरा फॉर्मूला सेट रेडी। तो ये सिंगल कोडिंग ही याद रखनी है आपको, एग्जाम में यही लिखना है, सिर्फ SS2SC, बस माइंड में आ जाएगा आपको कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको याद रखने में, और ये ट्रिक मैंने भी अपने टाइम पे यूज़ की थी, अब आप यूज़ करो। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज हमें यहीं पे रोकना चाहिए, बिकॉज इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इन इक्वेशंस वगैरह वगैरह सब आने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड जो थोड़े फॉर्मूलेज हैं उनको जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जाने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कमेंट आया था मुझे रिसेंटली, और उसमें पूछा गया था कि ट्रिग्नोमेट्री कम टाइम में सॉल्व करना है, साथ ही साथ अरिहंत से किस तरह से सॉल्व किया जाए, या फिर सिंगेज से, या फिर जो आर डी शर्मा है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। देखो, अगर आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सॉल्व करना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन फॉर्मूलाज़ को शॉर्ट ट्रिक से स्टोरी बना के माइंड पे सेट करना पड़ेगा। अगर ये सेट नहीं है तो आपको एकदम ईजी नहीं जाने वाला ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको अगर आपको सेट करना है माइंड में तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से इसको माइंड पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो उसको किस तरह से करना है, उसको रेगुलर इंटरवल्स में आपको देखते रहना है, या तो कहीं पे स्टिक नहीं करना है। अब क्या करते हो, सबसे पहले आपका काम ही रहता है वॉल पे स्टिक कर दोगे, वो सबसे गलत चीज़ है, मैथ्स में वो नहीं होना चाहिए। वॉल पे स्टिक कर देने से इंसान सॉल्व करते करते भी उसे देख लेता है, तो वो नहीं करना है। आपको डेली एक टाइम बांधना है कि इस टाइम पे मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक है, या वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर वीक में एक दिन निकालना है, उस दिन आपको ट्रिग्नोमेट्री के 5 से 10 मिनट में फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेने हैं। नेक्स्ट वीक आना है, सोचने की कोशिश करना है कि जो मैंने लास्ट वीक पूरे फॉर्मूलेज का सेट पढ़ा था वो मुझे अभी याद आ रहा है कि नहीं। जब आपका ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस सेट हो जाए कि मेरा ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज है ये माइंड में सेट हो चुके हैं, इसका कंसेप्ट माइंड में सेट हो चुका है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस में जाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे जो फॉर्मूले हैं उनको माइंड में सेट करना है। जैसे ही आपको ऐसा लगने लगे कि आप लिख सकते हो उनको बिना देखे, अगर मैं बोल दूं कि आप लिखो CND वाले सारे फॉर्मूले, अगर आप लिख पा रहे हो बिना देखे वो स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो फिर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आप अब स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है, अब जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो तो किस तरह से करोगे, ये क्वेश्चन आता है माइंड में। तो प्रैक्टिस जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। जैसे ही मेरे ये जो क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियो आने स्टार्ट होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस को ले रही हूँ। आपको बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको टाइप्स उठाने हैं। इस तरह का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर इस टाइप का अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, बिकॉज वही आपको बताएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर तो बाद में आता है, लेकिन आपको सबसे पहले जो भी अरिहंत में आपको अगर ओपन कर रहे हो बुक, अरिहंत या RD शर्मा ओपन कर रहे हो, देखो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन फॉर्मूलेज को ही माइंड में सेट करना पड़ता है। अगर ये कोडिंग आपके माइंड में सेट हो जाए तो आप सबसे जल्दी कर पाओगे। और इसको ट्रिग्नोमेट्री को जल्दी करने का ज़्यादा कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस रहते हैं, जितने स्टेप्स रहते हैं उतने रहेंगे ही, लेकिन कौन कितने स्टेप्स स्किप करके जल्दी कर सकता है या फिर कौन कितने जल्दी सॉल्व कर सकता है, कितने जल्दी उसको फॉर्मूलेज माइंड में रिकॉल हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है। तो ये जो टाइमिंग वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा खेल है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज का। जितने कम टाइम में फॉर्मूले माइंड में आएंगे उतने जल्दी आप रिएक्ट कर पाओगे, उतने जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो तरीका क्या है, एग्जैक्ट तरीका बताती हूँ। आपको बुक ओपन करना है, सबसे पहले RD शर्मा। RD शर्मा में आपको देखना है कितने हाफ्स में, कितने टॉपिक्स में वो डिवाइडेड है। टॉपिक 1, 2, 3, 4 करके आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज का तो आपका सेट मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आपको इस तरह से ये फॉर्मूलेज पढ़ते रहने हैं, जैसे मैं लेक्चर्स देती जा रही हूँ आपको वो फॉर्मूलेज उस तरह से करने हैं। लेकिन जब सारे फॉर्मूलेज प्रिपेयर हो जाए, जब सारे हो जाए, सारे मतलब सारे, ठीक है, यहाँ तक तो आपको करना ही है। तो जब यहाँ तक आप पूरे प्रिपेयर्ड रहो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ, तभी आप आगे बढ़ सकते हो क्वेश्चंस पे। अगर आप इसको किए बिना क्वेश्चंस पे जा रहे हो तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि अगर आपके सेशंस में अरिहंत की बुक डिवाइडेड है तो पहले क्वेश्चंस कर लूँ, ऐसा मत करो। मैं हर चीज़ में ऐसा बोलती हूँ कि आप पहले कंसेप्ट टॉपिक में डिवाइड करो, सब टॉपिक में, उसके बाद एक एक सब टॉपिक को उठा के उसके क्वेश्चंस करो। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के लिए ऐसा नहीं होता है। आपको सारे फॉर्मूले साथ में करने पड़ते हैं, क्योंकि फॉर्मूलेज का जो है ना वो माइंड में एक जम्बलिंग होने लगती है। अगर आप कर लोगे ना टॉपिक वाइज तो क्या होगा कि टॉपिक वाइज तो आपको बहुत ईजी लगेगा, जब लास्ट में मिक्स होता है ना ट्रिग्नोमेट्री तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे अच्छा है स्टार्टिंग से मिक्स वाली प्रैक्टिस करो, सारे फॉर्मूलेज एक साथ कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन एक साथ करो। ठीक है, तो यही तरीका है ट्रिग्नोमेट्री करने का। ट्रिग्नोमेट्री में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सेशन वाइज या फिर टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज पढ़ो। तो सारे फॉर्मूलेज पहले करो, उसके बाद क्वेश्चंस को किस तरह से करना है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे ही मेरे वीडियो आने लगेंगे, 1-2 वीडियो में आप क्लियर हो जाओगे कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस को पिक कर रही हूँ। क्वेश्चंस पिक करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, टाइप को उठाना पड़ता है, उस पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आ रहे वो देखना पड़ता है। ठीक है, और साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप साथ में कैरी कर सकते हो प्रीवियस ईयर को
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको कैरी कर सकते हो तो करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बेसिक से एडवांस में जाना है तो आर.डी. शर्मा में भी आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे। बेटर है आर.डी. शर्मा में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को ट्रिक कर लो, बिकॉज एनसीईआरटी बेटर सीक्वेंस में क्वेश्चंस को रखती है। अगर आप आर.डी. शर्मा के अलावा कुछ और करना चाहते हो, ये अरिहंत और सिंगेज करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लेकिन आपको फोकस किन तरह के क्वेश्चंस पे करना है, जो देखना आप एक टाइप बना होगा क्वेश्चन का, तो वो पर्टिकुलर टाइप पे फोकस करके उस क्वेश्चन को करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड, सबसे पहले तो इनको फोकस करो, इनको कर लो सारे फॉर्मूलेस को। उसके बाद जैसे ही मैं अब वीडियोस अपलोड करूँगी क्वेश्चन सॉल्विंग का, तब आप देखना कि मैंने किस तरह से पर्टिकुलर टाइप्स को उठाया है, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके लिए भी दूंगी। तो वो आपको करना रहेगा, 1-2 करवाऊंगी मैं और 2-3 आपको दूंगी, तो आपको करना पड़ेगा वो पूरा सेट, ठीक है। तो उससे आपका एक करके पूरा टाइप कवर होगा। तो वो सब मैंने करके रखा है, क्राइटेरिया वाइज डिवीजन वगैरह सब, बस वो आपको करना है। और देखो इतनी मेहनत कर रही हूँ तो लाइक शेयर वगैरह वो तो बनता ही है, तो वो किए बिना जाना नहीं है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर कोई डाउट है पूछो, आप अपने डाउट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो। यहाँ नहीं बन रहा है तो टेलीग्राम पे आके पूछो। जो डाउट्स होने चाहिए वो कुछ इस तरह से होने चाहिए कि वो अभी के रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। साथ ही साथ अगर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट्स है तो वो भी पूछो, उसके तो आंसर्स एनी टाइम दे दूंगी, ठीक है। लेकिन जब जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड डाउट अगर उसी टाइम पे पूछ लिया जाए तो जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है, लेकिन याद दिलानी पड़ती है एक बार। और इसके बाद जो लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल को प्रेस करके रखो, सारे वीडियोस आपको देखने हैं, बिकॉज नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको सारे वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे। फिर वो चैनल कहीं गुम हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि रितु मैम तो कुछ अपलोड ही नहीं करती, जबकि मैं करती हूँ वीडियोज़ अपलोड। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर देना है, सो दैट यू कैन गेट ऑल माई वीडियोज़ ऑन टाइम और आप भी अप टू डेटेड रहोगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ एंड करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी सीखा है डिसाइड कर लो कि आज के आज ही हो जाना चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।